दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, वह क्या थी? तो वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। किंतु जब कालांतर में भारत की कमज़ोर राजनीति स्थिति और व्यापक अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। 1764 बक्सर का युद्ध यह निर्णायक था कि अपने अधिकांश यूरोपीय तथा बंगाल जैसी प्रमुख देशी प्रतिद्वंदियों का अंग्रेज उन्मूलन कर चुके थे। अतः भारत अब ब्रिटिश जो विस्तार था उसके लिए एक मुक्त क्षेत्र था, क्योंकि अब प्रतिद्वंदिता समाप्त हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों ने अपनी भारत विजय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे थे, जिनका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में भी अनुसरण किया। अंग्रेज का विश्वास था कि भारत में एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार किया। अब देखते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार करने में ब्रिटिश शक्ति थी, उसके निहित कारण क्या थे वह देखिए। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति, यानी कि 5 वायसराय, गवर्नर जनरल जो भी कहें, ये 5 व्यक्ति मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। इसमें सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी। इन्होंने तात्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता और दूरदर्शिता, ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की और वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्यों से कई छोटे बड़े युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों, रणनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों में विभक्त था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जाति एवं क्षेत्र तक सीमित रही। फलतः ब्रिटिश के विरुद्ध वे एकजुट होकर बड़ा प्रतिशोध नहीं कर सके। ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति, लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति या विलय की नीति जिसे कहा जाता है। तो ये तीनों प्रमुख थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन क्या था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वहीं
लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कालांतर में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निज़ामत यानी कि सूबेदारी भी प्राप्त हो गई। ध्यातव्य हो, दीवान और सूबेदार मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर के दो प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवानी से अभिप्राय भूमि कर वसूल करना और भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था, जबकि सूबेदारी या निज़ामत का अभिप्राय आंतरिक सुरक्षा, शांति तथा सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना होता था। कंपनी दीवानी और निज़ामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में रज़ा खान और बिहार में सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया था। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रही। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्ववत ही संपन्न करते रहे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, किंतु नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए। वह अब स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन कहते हैं।